तो फिर हेलो गाइज, आप सभी लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज का वर्सेस बैटल भी कमेंट्स पर ही बेस्ड होने वाला है। और आज के जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो पूछे थंडर बैटल ने। तो फिर अब इन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे जो मुझे काफी ज्यादा पसंद आए हैं। और ये क्वेश्चंस हैं स्टेफन वुल्फ वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थॉर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फिनिटी वॉर थॉर वर्सेस जस्टिस लीग विदाउट सुपरमैन। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं हमारी इस वर्सेस बैटल को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेफन वुल्फ की। तो स्टेफन वुल्फ का एक न्यू गॉड बताया जाता है और वो डार्क साइड को सर्व करता है। एंड आप में से बहुत से लोग स्टेफन वुल्फ को बहुत ज्यादा कमजोर सुपर विलन समझते हो क्योंकि सुपरमैन ने उसे इजीली बीट कर दिया था। बट यहाँ पर आप लोग रॉन्ग हो क्योंकि स्टेफन वुल्फ को जिस सुपर हीरो ने बीट किया था वो भी कोई नॉर्मल सुपर हीरो नहीं है, वो सुपरमैन है। एंड वहाँ पर स्टेफन वुल्फ कमजोर नहीं था, वहाँ पर सुपरमैन ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और जो सुपरमैन था वो काफी ज्यादा फास्ट भी था, जिस कारण उसे डैमेज देने का मौका भी नहीं मिला था स्टेफन वुल्फ को। तो देखा जाए तो ये वन साइडेड फाइट थी। बट यहाँ पर हम स्टेफन वुल्फ की फुल पावर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टेफन वुल्फ फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसने सुपरमैन को छोड़ के अदर जस्टिस लीग के मेंबर्स को बीट किया है। इसने वंडर वुमन जैसी काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर के साथ फाइट की है। एक्वामैन जैसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को भी बीट किया है। और अगर इसकी स्ट्रेंथ का सबसे बड़ा अगर हम फीट देखें तो वो ये है कि इसने अपनी एक्स के एक ही हिट से काफी दूर की जगह को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे आप उसकी स्ट्रेंथ का थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हो। एंड वो काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है। उसने जस्टिस लीग के पावरफुल ब्लोज को इजीली सर्वाइव कर लिया था, वो भी बिना किसी डैमेज के। बट फिर भी उसे घाव दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि उसके पास उसका पावरफुल आर्मर जिससे उसने अमेजोनियंस के पावरफुल अटैक्स को सर्वाइव कर लिया था। बट सुपरमैन ने इसे अपनी हीट विजन से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये आर्मर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी था जो इसकी ड्यूरेबिलिटी को काफी ज्यादा बढ़ा भी देता है। एंड मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता है कि स्टेफन वुल्फ के पास हीलिंग की पावर है या फिर नहीं, क्योंकि मूवी में हमें ऐसा दिखाया भी नहीं गया। एंड उसके जो रिफ्लेक्सेस है वो भी काफी ज्यादा फास्ट है क्योंकि उसने वंडर वुमन एक्वामैन के साथ एक साथ फाइट की है। एंड जो वंडर वुमन है वो इजीली बुलेट्स को डॉज कर सकती है और उसके साथ तो एक्वामैन भी था, जिस कारण उसके रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन से ज्यादा फास्ट हो जाते हैं। एंड उसके पास उसका पावरफुल वेपन है जिसका नाम तो मुझे नहीं पता है, बट ये लगभग एक्स की तरह दिखता है और इससे ये एनर्जी प्रोजेक्शन भी कर सकता है। और ये जो एक्स है वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। इसने वंडर वुमन के पावरफुल वेपन्स के अटैक्स को भी इजीली सर्वाइव कर लिया था, बट इसे सुपरमैन ने चूर चूर कर दिया था। बट इनसे भी आपको स्टेफन वुल्फ ज्यादा पावरफुल नहीं लग रहा होगा। तो अब इसकी बात करते हैं ट्रू पावर्स की। तो स्टेफन वुल्फ ने कई सारे अमेजोनियंस को एक साथ बीट किया है और जो अमेजोनियंस होते हैं वो पीक ह्यूमन लेवल पर होते हैं और उनके जो पावरफुल तीर थे वो तो उसे टच भी नहीं कर पा रहे थे। और हमें ऐसा दिखाया भी गया है कि जो अमेजोनियंस के तीर थे उनसे जो डार्क साइड का स्पेसशिप था वो इजीली डिस्ट्रॉय हो गया था। तो यहाँ पर इसका आर्मर भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल दिखाई देता है। एंड उसने सुपर ह्यूमंस लाइक एटलांटियंस को तो इजीली ओवर पार किया है। और एक्वामैन पानी के अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ वहाँ पर मेरा भी थी, इस कारण वहाँ पर एक्वामैन की टीम काफी ज्यादा पावरफुल थी। बट फिर भी स्टेफन वुल्फ ने उससे बीट कर दिया था। एंड स्टेफन वुल्फ का स्टेमिना भी काफी ज्यादा गजब का है, उसे हमें मूवी में बिल्कुल भी थका हुआ नहीं दिखाया गया है। तो फिर इन सभी पावर से आप समझ गए होंगे कि स्टेफन वुल्फ कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट उसकी पावर्स को अच्छे तरीके से दिखाया ही नहीं गया था। तो अब बात कर लेते हैं हम थोर की। तो अब हम थोर के बारे में मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि थोर भी फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब हम सीधे थोर को डीपली एनालाइज करेंगे कि थोर कितना ज्यादा पावरफुल है। तो थोर को हमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है। एंड जो उसकी स्ट्रेंथ की सबसे बड़ी फीट है वो ये है कि थोर ने हुसेल हल्क के साथ फाइट की है। उसके अलावा हमें उसकी ट्रू स्ट्रेंथ कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। चाहो तो आप मूवी को थोड़ा ध्यान से भी देख लेना। एंड अगर बात करें उसकी ड्यूरेबिलिटी की तो उसे काफी ज्यादा ड्यूरेबल दिखाया गया है। बट उसकी ड्यूरेबिलिटी के बारे में हम थोड़ी बहुत बातें गलत सोच लेते हैं और वो फैक्ट्स ये हैं कि थोर ने पावर स्टोन के टच को सर्वाइव कर लिया था। एंड पावर स्टोन प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप यहाँ पर एकदम सही हो, पावर स्टोन प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बट पावर स्टोन जब गॉन्टलेट के अंदर होता है उस वक्त उसे माइंड से कंट्रोल किया जा सकता है, जिस कारण जब थेनोस थोर पर पावर स्टोन का फोर्स डाल रहा था तब वो फोर्स प्लेनेट बस्टर नहीं था क्योंकि थेनोस उसे मारना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ उसे दर्द देना चाहता था ताकि लोकी उसे टेटरेक्ट दे दे। एंड जब पावर स्टोन फ्री होता है और तब उसे प्लेनेट से टच कराता है तब उसकी पावर्स का कोई भी ठिकाना नहीं रहता, तब वो प्लेनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर ये एक रॉन्ग फैक्ट है। एंड नेक्स्ट ये कि उसने फुल न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को सर्वाइव किया है। तो उसने न्यूट्रॉन स्टार के फुल फोर्स को सर्वाइव नहीं किया है क्योंकि वहाँ पर थोर बेसिकली लगभग मर ही गया था और अगर वो उसे सर्वाइव कर लेता तो वहाँ पर थोर को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए उसकी ड्यूरेबिलिटी का सबसे बड़ा फीट ये है कि उसने थेनोस के पंचेज को सर्वाइव किया है और उसने हल्के ही पावरफुल पंचेज को सर्वाइव कर लिया था। बट थोर को पंचेज से ब्लड निकलता है क्योंकि अल्ट्रॉन ने भी उसे इजीली पंचेज मार के उसका ब्लड निकाल दिया था। एंड जो गार्डियन होते हैं वो एज के साथ और भी ड्यूरेबल होते जाते हैं। जहाँ पर आप इन्फिनिटी वॉर वाले थोर को काफी ज्यादा ड्यूरेबल मानते हो तो मैं बता देता हूँ एंड गेम वाला थोर इन्फिनिटी वॉर वाले थोर से ज्यादा उम्र दराज था, जिस कारण उसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा थी और उस थोर को थेनोस ने कुछ एक पंचे से ब्लड निकाल दिया था। तो आप अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा हाई मानते हो तो ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा हाई भी नहीं है। हाँ वो काफी ड्यूरेबल कैरेक्टर है बट फिर भी जिस लेवल पर आप उसकी ड्यूरेबिलिटी को समझते हो उतनी नहीं है। अब बात कर लेते हैं उसकी हीलिंग की। तो वो काफी फास्ट हील कर सकता है
बट देखा जाए तो उसकी हीलिंग भी इतनी फास्ट नहीं है। अगर उसे काफी फास्ट हील करना है तो उसे उसकी वेपन्स की जरूरत पड़ेगी। एंड अगर एक बार उसके पास उसके वेपन्स आ जाते हैं तब तो उसकी हीलिंग का कोई ठिकाना नहीं रहता है, क्योंकि जहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार से लगभग वो डेड हो ही गया था, पर उसने अपने स्टॉर्म ब्रेकर से इतनी जल्दी हील कर लिया था कि वो अर्थ पर जब लैंड हुआ था उसके बिल्कुल भी एक भी स्क्रैच नहीं दिखाई दे रहा था, जिसका उसके पास हीलिंग का एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। एंड थोर काफी ज्यादा फास्ट कैरेक्टर भी है, वो नॉर्मल ह्यूमन के कंपेरेबली काफी ज्यादा फास्ट है। एंड वो मल्टीपल एनिमीज के साथ भी फाइट कर सकता है। और थोर की उम्र 15 साल है, बट वो अपने एक्सपीरियंस को बिल्कुल भी यूज नहीं करता है। और थोर काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है, और थोर के जो स्किल्स है वो भी काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और ये सब कम है तो थोर एक गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण वो लाइटनिंग को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और उसकी लाइटनिंग काफी ज्यादा पावरफुल है, जिससे वो दूर खड़ा होकर भी सामने वाले को बीट कर सकता है। और थोर के पास है स्टॉर्म ब्रेकर, जो एक गॉडली वेपन है, जो उसकी पावर्स को काफी ज्यादा बढ़ा देता है। अब यहाँ पर मैंने स्टेपनवुल्फ और थोर की पावर्स को आपको बता दिया है, तो फिर अब देख लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। तो फिजिकली ये दोनों ही इक्वल है, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, इन सभी के मामले में ये दोनों ही जहाँ तक मुझे लगता है इक्वल है। बट यहाँ पर थोर के पास अदर एडवांटेजेस भी है, जैसे कि वो गॉड ऑफ थंडर है, तो फिर लाइटनिंग को मैनिपुलेट करके स्टेपनवुल्फ पे अटैक कर सकता है। बट जो स्टेपनवुल्फ है वो उस अटैक को डॉज भी कर सकता है, क्योंकि उसने वंडर वुमन के साथ फाइट की है, और वंडर वुमन जो है उसने एरिस की लाइटनिंग को भी डॉज कर लिया था, तो फिर मैक्सिमम चांसेस है कि वो थोर की लाइटनिंग को डॉज कर ले। बट फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है इस फाइट में मैक्सिमम चांसेस थोर के ही रहेंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो स्टेपनवुल्फ है वो इजीली बीट हो जाएगा, एंड थोर को भी काफी पावरफुल डैमेज होगा। बट एट द एंड यहाँ पर थोर इस फाइट को विन कर जाएगा। तो फिर अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्टिस लीग विदाउट सुपरमैन वर्सेस इन्फिनिटी वॉर थोर। तो मैं यहाँ पर थोर के बारे में तो आपको एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं जस्टिस लीग के बारे में। तो फिर जस्टिस लीग में अगर हम सुपरमैन को ऐड नहीं करते तो फिर यहाँ पर है 5 कैरेक्टर्स, जिनमें आता है बैटमैन, जो बेसिकली एक पीक ह्यूमन लेवल का कैरेक्टर है, जो इजीली कई सारे बंदों को एक साथ बीट कर सकता है, और एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर है। अगर इसे प्रिपरेशन का टाइम मिल जाता है तो ये किसी के भी रास्ते लगा सकता है। और जो बैटमैन है उसके पास है कई सारे पावरफुल गैजेट्स, जिससे वो इजीली सुपर ह्यूमंस को भी अच्छा खासा डैमेज दे सकता है। और यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर है फ्लैश, जो जस्टिस लीग का सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कैरेक्टर है। एंड आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि फ्लैश के पास सिर्फ स्पीड की पावर है, वो फिजिकली इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो मैं बता देता हूँ कि फ्लैश के पास भी सुपरह्यूमन फिजियोलॉजी है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। उसने स्नाइडर कट वाली जस्टिस लीग मूवी में ऊपर से गिर रहे पत्थरों को इजीली इधर उधर फेंक दिया था, जो काफी ज्यादा हैवी थे। और उसके पास है काफी फास्ट हीलिंग की पावर, जितना वो फास्ट दौड़ता है उतनी ही रफ्तार से वो हील भी कर सकता है। तो यहाँ पर हम फ्लैश को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपनी स्पीड से टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, और वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करता है, जिस कारण वो थोर के हर अटैक को डॉच भी कर सकता है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है साइबोर्ग, जो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और जो साइबोर्ग है वो हाफ ह्यूमन और हाफ मशीन है, जिस कारण उसके पास आ जाती है सुपर ह्यूमन फिजियोलॉजी। वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके पास मशीनी बॉडी होने के कारण उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, और वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट कैरेक्टर भी है। वो इजीली कंप्यूटर्स को हैक कर सकता है, उसने मदर बॉक्सेस को भी हैक किया है, और वो फ्लाई भी कर सकता है। और अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो नेक्स्ट कैरेक्टर है एक्वामैन। और यहाँ पर इन 500 कैरेक्टर में जो फिजिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो एक्वामैन ही है। एक्वामैन फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक्वामैन की स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा इनक्रेडिबल है। उसने अपनी मूवी में एक सबमरीन को लिफ्ट कर लिया था, और उसे नॉर्मल मिलिट्री वेपन से तो उसके बिल्कुल भी हार्म नहीं होता है। उसके पास है गॉडली वेपन, जिसका नाम है ट्राइडेंट ऑफ पोसाइडन, जिससे वो ओशियंस को भी मैनिपुलेट कर सकता है, और वो अपनी फाइट में सी क्रिएचर्स को भी बुला सकता है। और उसके रिफ्लेक्सेस वंडर वुमन के लेवल के हैं। और अगर हम बात करें वंडर वुमन की, तो यहाँ पर वंडर वुमन इन सभी कैरेक्टर में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और जो वंडर वुमन है वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसके पास है गजब का एक्सपीरियंस, और वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी स्किल्ड है। और उसके पास कई सारे पावरफुल वेपन्स हैं, जैसे लासो ऑफ ट्रूथ, जिससे वो सामने वाले कैरेक्टर को मैनिपुलेट भी कर सकती है। और उसके पास काफी पावरफुल शील्ड और स्वॉर्ड है, जिससे वो डूम्सडे के पावरफुल पंचेस को सर्वाइव कर रही थी, और डूम्सडे को डैमेज भी दे रही थी, जिससे हम वंडर वुमन को इस फाइट में अंडर एस्टिमेट भी नहीं कर सकते। तो फिर अब मैंने इन 500 कैरेक्टर के बारे में आप सभी को बता दिया है। बट क्या ये टीम थोर को बीट कर सकती है? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि थोर फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। बट इन सभी कैरेक्टर्स के पास है सुपरह्यूमन स्पीड, जिससे वो चारों तरफ से थोर पर अटैक कर देंगे। और फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है, जिससे वो थोर का ध्यान भी भटका सकता है फाइट में। और यहाँ पर बैटमैन फाइट के दौरान काफी अच्छी खासी स्ट्रेटेजी बना सकता है। और जो साइबोर्ग है वो अदर मिलिट्री वेपन्स को हैक करके थोर पे अटैक कर सकता है। एंड यहाँ पर थोर के पास है लाइटनिंग। एंड आप में से ज्यादातर लोगों को लग रहा होगा कि थोर अपनी लाइटनिंग से इजीली जस्टिस लीग को बीट कर देगा, तो फिर यहाँ पर भी आप लोग रॉन्ग हो। बैटमैन जब भी फाइट करता है तो वो सामने वाले कैरेक्टर को पहले अच्छे तरीके से देखता है। अगर उसे लगेगा कि थोर उसे फिजिकली बीट कर देगा तो वो यहाँ पर छुप कर अटैक करेगा, जिस कारण प्रोबेबली वो उसकी लाइटनिंग से बच भी जाए। फ्लैश काफी ज्यादा फास्ट है, तो वो भी उसकी लाइटनिंग को इजीली डॉच कर लेगा। और यहाँ पर जो फ्लैश है वो भी लाइटनिंग को यूज कर सकता है अपनी फाइट में। और जो साइबोर्ग है अगर उस पर थोर अपनी लाइटनिंग से अटैक करता है तो साइबोर्ग उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, जैसा कि उसने स्नाइडर कट मूवी में किया भी है। उसने फ्लैश की लाइटनिंग को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया था, और जिससे वो और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था। और एक्वामैन अपने ट्राइडेंट से उस लाइटनिंग को डॉच भी कर सकता है। बट अगर ये अटैक वो वंडर वुमन पे करता है
तो वंडर वुमन अपने ब्रेसलेट से उस लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करके थोर पे भी अटैक कर सकती है, तो ये पासा थोर पे ही भारी पड़ेगा। तो फिर अब अगर मुझे जहाँ तक लगता है इस फाइट को जीतने के ज़्यादा चांस है जस्टिस लीग के, और अगर यहाँ पर प्रिपरेशन के साथ जस्टिस लीग आती है तो यहाँ पर पक्का जस्टिस लीग विन कर जाएगी, बट विदाउट प्रिपरेशन भी जस्टिस लीग यहाँ पर विन कर सकती है। जस्टिस लीग के पास थोर की हर पावर्स का तोड़ है, तो फिर यहाँ पर मैक्सिमम चांसेस जस्टिस लीग के ही रहेंगे। तो फिर आई होप आपको मेरा ओपिनियन पसंद आया होगा, और अगर नहीं पसंद आया तो आप कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको मेरा ओपिनियन क्यों पसंद नहीं आया। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में।